सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है। पुष्पा मूवी में दिखाए गए लाल चंदन और उसकी तस्करी जंगलों के बीचों बीच तमिलनाडु और कर्नाटक के बॉर्डर को देखकर आपको ऐसा तो लगा होगा कि क्या आपने ऐसा पहले भी देखा है? बिल्कुल आपने सही गेस किया। पुष्पा फिल्म एक ऐसे डाकू से इंस्पायर होकर बनाई गई है जिसने 40 सालों तक तमिलनाडु और कर्नाटक के जंगलों में राज किया और पुलिस को चकमा देता रहा। जी हाँ दोस्तों, वीरप्पन की जिंदगी से इंस्पायर होकर पुष्पा मूवी को बनाया गया जो आज सारे रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है। अब तक इस फिल्म ने 300 से ज्यादा करोड़ कमा चुकी है। वीरप्पन 40 सालों तक जंगलों में राज किया था। इसे पकड़ना इतना आसान नहीं था। इसे पकड़ने के लिए सरकार ने बाकायदा 100 करोड़ से ज्यादा खर्च किए थे। कहा जाता था कि इतना कुख्यात डाकू था कि इसने कन्नड़ के सुपरस्टार राजकुमार को ही किडनैप कर लिया था। आखिर क्या थी वीरप्पन की कहानी, आइए जानते हैं। 18 अक्टूबर 2006 देश के सभी मीडिया चैनल से एक ही खबर दिखाई जा रही थी कि दक्षिण भारत की कुख्यात डाकू वीरप्पन एनकाउंटर में मारा गया। एक ऐसा डाकू जिसे पकड़ना नामुमकिन था, जिसे पकड़ने के लिए बड़े बड़े सर्च ऑपरेशन किए गए। सरकार ने वीरप्पन को पकड़ने के लिए 100 करोड़ से भी ज्यादा खर्च कर दिए थे, लेकिन इसके बाद भी वीरप्पन को पकड़ा नहीं जा सका। लोग इसी बात से हैरान थे कि आखिर वीरप्पन का एनकाउंटर कैसे होगा। इस खबर पर किसी को यकीन नहीं था, लेकिन सच्चाई यही थी कि वीरप्पन मारा गया। चंबल से लेकर दक्षिण तक भारत के बड़े बड़े डाकुओं का राज रहा, लेकिन दक्षिण भारत के वीरप्पन को कौन नहीं जानता। लंबे समय तक इसने जंगलों में राज किया। कहा जाता है कि जंगल उसका घर हुआ करता था। जंगल का ऐसा कोई कोना नहीं हुआ करता था जिसके बारे में यह नहीं जानता था। काफी लंबे समय तक जंगलों में रहकर इसने कर्नाटक और तमिलनाडु की पुलिसों को चकमा दिया। हालांकि वीरप्पन जैसे डाकुओं को पकड़ना इतना आसान नहीं था, लेकिन लंबी प्लानिंग के बाद उसे पकड़ा जा सका। लेकिन पुलिस ने उस वक्त एक भी मौका नहीं गंवाया और मौका पाते ही उस पर लगातार 338 राउंड की फायरिंग की, तब जाके कहीं वीरप्पन को पकड़ा जा सका। डाकू बनने की कहानी तो इसकी 1962 में ही शुरू हो चुकी थी, जब ये 10 साल का था। 10 साल की उम्र में ही इसने तस्कर का काम किया। उस वक्त उसने फॉरेस्ट विभाग के 3 अफसरों को मार गिराया। वीरप्पन के गांव वालों के मुताबिक वीरप्पन बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखते थे। कहा जाता है उस वक्त स्मगलिंग करने के लिए फॉरेस्ट विभाग के अफसरों ने ही उकसाया था, लेकिन जब ये स्मगलिंग करके खूब पैसा कमाने लगा तो इसे मारने के चक्कर में अधिकारी खुद उसके पीछे पड़ गए, जिसके बाद वो अपनी जान बचाने के लिए जंगलों में भाग गया। इसके बाद फिर एक नई कहानी की शुरू हुई। जंगलों में रहते रहते सिर्फ 17 साल की उम्र में उसने पहले हाथी को मारा, जिसके बाद वो फिर जंगलों में ही पला बड़ा। जंगलों में रहकर इसने करीब 2000 हाथियों को मारा। कहा जाता है कि हाथियों के सिरों के बीचों बीच गोली मारा करता था। हाथियों को मारकर उसके दांतों को स्मगलिंग किया करता था। इसके अलावा तमिलनाडु और कर्नाटक के जंगलों में पाए जाने वाले सबसे कीमती लाल चंदन के पेड़ों को काटकर उसकी लकड़ियों को स्मगलिंग करता था। जब कभी भी कर्नाटक की पुलिस उसे पकड़ने जाती थी तो ये भागकर तमिलनाडु की बॉर्डर को क्रॉस कर तमिलनाडु में चला जाता था। इसके बाद पुलिस बॉर्डर के नियमों को मानते हुए बॉर्डर को क्रॉस नहीं कर पाते थे। बिल्कुल इसी तरह तमिलनाडु के पुलिस वालों के साथ भी किया करता था। लंबे समय तक इसने ऐसा ही किया। इसी बीच अगर कोई इसके खिलाफ जाता था या फिर इसे पकड़ने की कोशिश करता तो उसे यह सीधे मौत के घाट उतार देता था। अब तक ये करीब 184 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। पैसों के लिए यह बड़े बड़े व्यापारियों को अपहरण करता था और उसके परिवार वालों से फिरौती मांगता था। लेकिन इन सब के अलावा कहा जाता है कि वीरप्पन नाम कमाने का बहुत शौक था, जो वो चाहता था कि देश के बच्चा बच्चा उसे जाने। इसलिए उसने रजनीकांत जैसे बड़े सुपरस्टार को किडनैप करने की प्लानिंग बनाया था, लेकिन वो इस प्लान में कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन फिर 1997 में एक इंसान के हाथ पैर और आंख पे पट्टी बांधकर उसे घसीटते हुए जंगलों में लाया गया। उस व्यक्ति का नाम था राजकुमार, जो कन्नड़ फिल्म के बहुत बड़े सुपरस्टार थे। जैसे ये खबर न्यूज चैनलों को लगी कि मशहूर एक्टर राजकुमार का अपहरण वीरप्पन के द्वारा किया गया है तो लोगों में हड़कंप मच गया। लोग अब वीरप्पन का नाम जानने लगे थे। Down here on the border of Karnataka and Tamil Nadu is the home of Veerappan and his associates. And it is somewhere down here that he has hostage Dr. Rajkumar and his friends.
smuggler Veerappan now adamant about two main demands: the release of 121 prisoners from Karnataka and 5 Tamil extremists from Tamil Nadu. It's clear now that the release of the hostages now hinges on the decision of the Supreme Court. वीरप्पन की दहशत फैलती जा रही थी। राजकुमार को छोड़ने के लिए उसने 50 करोड़ की डिमांड की। उसे पकड़ने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई। लंबे समय तक सर्च ऑपरेशन चलता रहा, लेकिन वीरप्पन किसी के भी हाथ नहीं आया, क्योंकि जिस जंगल में वीरप्पन रहता था उस जंगल को उससे बेहतर कोई और नहीं जानता था। लेकिन वीरप्पन यहीं नहीं रुका। सन 2002 में कर्नाटक के एक मिनिस्टर नागप्पा को ही किडनैप कर लिया और मांग न पूरी होने पर वीरप्पन ने उसे मार दिया। उस समय वीरप्पन की दहशत इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि उसे पकड़ने के लिए सरकार अपने आप को लाचार महसूस कर रही थी। आखिरकार सरकार ने वीरप्पन को पकड़ने के लिए 5 करोड़ का इनाम रखा, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। इसके बाद 2001 में विजय कुमार को एसटीएफ का चीफ बनाया गया। विजय कुमार को एसटीएफ का चीफ बनाने के पीछे तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता का हाथ था। जैसे ही विजय कुमार ने एसटीएफ का कमांड संभाली, वैसे ही वीरप्पन की सारी जानकारी इकट्ठा करने लगा। लेकिन विजय कुमार भी जान चुके थे कि वीरप्पन को पकड़ना इतना आसान नहीं है। उसे पकड़ने के लिए बेहतरीन प्लानिंग की जरूरत है। इसके लिए विजय कुमार ने एक तरकीब लगाए। उसने वीरप्पन के गैंग में अपने आदमियों को घुसाने की कोशिश की और वो कामयाब भी हो गए। उनके बहुत सारे आदमी वीरप्पन के गैंग में शामिल हो गए थे। सबसे हैरानी की बात यह है कि पट्टों के चरमराने से जानवरों को भी पहचान लेने वाला ये नहीं पहचान पाया कि उसी के बीच विजय कुमार के आदमी थे। वक्त बदलता जा रहा था। वीरप्पन के गैंग में भी लोग कम होते जा रहे थे, लेकिन इसी बीच विजय कुमार को यह पता चला कि अपनी बात को पहुंचाने के लिए वीडियो और कैमरों की मदद लेता था। वो अपनी वीडियो शूट करवाता था और जिसको जिस तक बात पहुंचानी होती थी वो इस वीडियो के माध्यम से ही दूसरों को अपनी बात पहुंचाता। इसी बीच विजय कुमार को वीरप्पन का एक वीडियो हाथ लगा। जब उसने वीडियो को गौर से देखा तो उन्हें समझ में आ गया कि वीरप्पन एक आंख से दिक्कत में है। हो सकता है वो अपनी आंख का इलाज कराने के लिए जल्दी कुछ न कुछ करेगा, और बात बिल्कुल सही निकली। वीरप्पन अपनी आंख से बहुत ज़्यादा परेशान था। उसका इलाज कराने के लिए वीरप्पन तरकीब लगा रहा था। विजय कुमार के जो लोग गैंग में शामिल थे उन्होंने वीरप्पन को उकसाया कि समय रहते यदि आंखों का इलाज नहीं कराया जाएगा तो आंखें खराब हो सकती है। आखिरकार वो दिन आ गया जिस दिन एसटीएफ का बहुत बड़ा सपना पूरा होने वाला था। वीरप्पन को पकड़ने की सारी प्लानिंग हो चुकी थी। वीरप्पन के गैंग में शामिल हुए विजय कुमार के आदमी ने वीरप्पन से कहा कि सड़क के किनारे एक एम्बुलेंस आएगी जो उसे हॉस्पिटल तक लेकर जाएगी। असलियत में ये कोई एम्बुलेंस नहीं थी, बल्कि पुलिस वालों की गाड़ी थी, जिसमें ड्राइवर और वार्डन विजय कुमार के आदमी थे। जब वीरप्पन जंगल से बाहर निकला तो पपीरापट्टी गांव में उसे एक एम्बुलेंस मिला, तो वीरप्पन और उसके कुछ आदमी उसके साथ एम्बुलेंस में बैठ गए और एम्बुलेंस चल पड़ा। थोड़ी दूर जाकर ड्राइवर ने गाड़ी रोक लिया। इसी बीच ड्राइवर और वार्डन दोनों गाड़ी से निकलकर भाग गए। जहां पर गाड़ी रुकी थी वहां पर ढेर सारे पुलिस वाले छुपे हुए थे। गाड़ी जैसे ही रुकी, पुलिस वालों ने फायरिंग शुरू कर दी। करीब 338 राउंड की फायरिंग की गई, लेकिन 338 राउंड की फायरिंग में वीरप्पन को केवल 2 ही गोलियां लगी। इस घटना के बाद हर कोई हैरान था कि वीरप्पन का एनकाउंटर नहीं हो सकता। कई लोगों ने कहा कि पुलिस उसे जिंदा पकड़ने की कोशिश भी नहीं की। एक इंक्वायरी में पता चला कि पुलिस वालों ने वीरप्पन को चेतावनी दी थी और इसी बीच उसने गोली चलाने लगा, जिसका जवाब देते हुए पुलिस वालों ने फायरिंग शुरू कर दी। इस ऑपरेशन के खत्म होने के बाद विजय कुमार ने वीरप्पन के ऊपर एक किताब लिखी जिसका नाम था वीरप्पन चेजिंग द ब्रिगेड। इस किताब में उन्होंने बताया कि किस तरह उन्होंने उसे पकड़ा। ये था साउथ भारत की कुख्यात डाकू वीरप्पन की कहानी, और आज उसी की कहानी से प्रेरित होकर पुष्पा मूवी को बनाया गया है, जो आज के समय में बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हो रही है। अगर आपने इस फिल्म को नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ।